23 मार्च का दिन भगत सिंह और राम मनोहर लोहिया मुझे याद आते हैं। वैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी लगी थी, उनकी शहादत का दिन था। और संयोग ये है कि यही 23 मार्च राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन भी है। और इस संयोग के कारण राम मनोहर लोहिया कभी अपना बर्थडे नहीं मनाते थे। वो कहते थे मेरा बर्थडे का दिन भगत सिंह की शहादत का दिन है, इसको क्या मनाऊं मैं। लेकिन हम आज उसको दोनों को एक साथ मनाते हैं, दोनों को याद करते हैं। और याद करने का तरीका है, दरअसल क्या होता है, हिंदुस्तानी जब किसी को महापुरुष, क्रांतिकारी, वीर घोषित कर देते हैं, उसके बाद हम उससे सीखना बंद कर देते हैं। तो भगत सिंह के बारे में क्या हमारी इमेज होती है? हमें लगता है भगत सिंह का मतलब बम, गोला, क्रांति, जिसने कहा था उसको लोगों को कान खोलने के लिए बम की जरूरत है, ये सब चीजें हमारे मन में याद आती हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति का नाम था जो बहुत सोचता था। भगत सिंह लिखता था, और लिखता सिर्फ पर्चे नहीं था, लिखता सिर्फ चिट्ठियां नहीं था। भगत सिंह ने छोटी किताबें भी लिखी, भगत सिंह ने कई लेख लिखे, अपने जमाने में जो कुछ हो रहा था उस पर कमेंट्री भी की। उम्र ज्यादा नहीं थी, उस उम्र में भी उन्होंने ये सब किया, लिखा, जो हमारे पास उपलब्ध है। तो मैं चाहता हूं कि बस आप उनमें काफी कुछ पढ़ें। ये संकलन है, बहुत सुंदर संकलन है। कई लोगों ने किया है, प्रोफेसर चमनलाल हैं, उन्होंने भी एक अलग से संकलन किया है। कई लोग हैं जिन्होंने भगत सिंह की सारी राइटिंग्स को हमारे पास इकट्ठा किया है। उनमें से एक कलेक्शन ये है, भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण दस्तावेज। आप दूसरा देखेंगे, प्रोफेसर चमनलाल ने भी भगत सिंह की तमाम राइटिंग्स को इकट्ठा किया है, उसके बारे में कमेंट्री की है। मैं आपको सिर्फ एक आर्टिकल का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ के सुनाना चाहता हूं, इसलिए कि वो हमारे आज के जमाने में बहुत रेलेवेंट है। सांप्रदायिक दंगों पे है ये। सांप्रदायिक दंगे तब भी होते थे, अब भी हुए हैं। दिल्ली में हाल ही में जो घटना हुई हम सबको याद है। 1924 में कोहाट, जो आजकल पाकिस्तान में है, वहां बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। उसके बाद सोचते हुए भगत सिंह ने 1926 में, 1928 में ये लेख लिखा है, उन तमाम दंगों के बैकग्राउंड में। भगत सिंह लिखते हैं, और अब मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं उनकी बात। कहते हैं, भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जानी दुश्मन है। अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। आप इस सब बात को अपने संदर्भ में समझते जाइए। यदि इस बात का अभी यकीन ना हो तो लाहौर के ताजा दंगे ही देख लीजिए। किस प्रकार मुसलमानों ने निर्दोष सिखों, हिंदुओं को मारा है, और किस प्रकार सिखों ने भी बस चलते कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह मारकाट इसलिए नहीं की गई कि फला आदमी दोषी है, वरन इसलिए कि फला आदमी हिंदू है या सिख है या मुसलमान है। बस किसी व्यक्ति का सिख या हिंदू होना मुसलमानों द्वारा मारे जाने के लिए काफी था, और इसी तरह किसी व्यक्ति का मुसलमान होना ही उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त तर्क था। जब स्थिति ऐसी हो तो हिंदुस्तान का ईश्वर ही मालिक है। अब आप देखिए, वो इस पे टिप्पणी कर रहे हैं, घबरा नहीं रहे, नाम आराम से ले रहे हैं, कम्युनिटीज का नाम लेके बोल रहे हैं, जो आजकल हम नाम नहीं लेते हैं, लेकिन कितने सहज तरीके से वो ये भगत सिंह खुद ना सिख है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, बस एक इंसान है, एक हिंदुस्तानी है और देख रहा है। हमारे कितने लोग आजकल करते हैं ऐसा, आप सोचिए। भगत सिंह लिखते हैं, ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अंधकार में नजर आता है। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। धर्मों मतलब कोर्ट में है, रिलीजन्स उनका मतलब उससे। और अभी पता नहीं कि ये धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। अब देखिए, 100 साल हो गए, अब तक तो छोड़ा नहीं है। इन दंगों ने संसार की नजरों में भारत को बदनाम कर दिया है। कितनी मौजू है ये बात भी, बिल्कुल आज के संदर्भ में। और हमने देखा है कि इस अंधविश्वास के बहाव में सभी लोग बह जाते हैं। कोई बिरला ही हिंदू, मुसलमान या सिख होता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है। बाकी सबके लिए धर्म के नामलेवा अपने नामलेवा धर्म के रौब को कायम करने के लिए डंडे, लाठियां, तलवार, छुरे हाथ में पकड़ लेते हैं और आपस में सर फोड़ फोड़ के मर जाते हैं। यही तो हमने देखा अभी। कितने बिरले लोग होते हैं जो इससे अलग रह सकते हैं।
बाकी सब लोग जहां बाई चांस पैदा हुए बस वही सबसे अच्छा है, उसी की कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। और कोई जो अपने पैदाइशी धर्म से अलग होने की कोशिश करे उसको क्या कहते हैं? गद्दार, देशद्रोही, ये वो। उस हिसाब से तो भगत सिंह भी यही कहलाते अगर आज की हालत में होते। बाकी बचे कुछ तो फांसी चढ़ जाते हैं और कुछ जेलों में फेंक दिए जाते हैं। ये भगत सिंह कह रहे हैं अपने बारे में, अपने जैसे लोगों के बारे में। इतना रक्तपात होने पर भी इन धर्मजनों पे अंग्रेजी सरकार का डंडा बरसता है और फिर इनके दिमाग का कीड़ा ठिकाने पे आ जाता है। जहां तक देखा गया है, इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। मीडिया, तब भी वो मीडिया के बारे में चिंतित है, आज भी देख लीजिए। इसमें हिस्सा कुछ छोड़ दिया है जो नेताओं के बारे में है, वो वही बात है जो आज हम कहते हैं। दूसरे सज्जन जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते रहे हैं वे अखबार वाले हैं, यानी कि मीडिया की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत गंदा हो गया है। सुन के कुछ लगता है ना, आज की बात हो रही है। ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े बड़े मोटे शीर्षक दे के लोगों की भावनाएं भड़काते हैं। मोटे मोटे शीर्षक मतलब ब्रेकिंग न्यूज आजकल के जमाने में, और परस्पर सिर फुटौवल करवाते हैं। एक दो जगह नहीं, कितनी जगहों पर इसलिए दंगे हुए हैं कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे हैं। ऐसे लेखक जिनका दिल व दिमाग ऐसे दिनों में भी शांत रहा हो, बहुत कम है। अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों से संकीर्णता निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेल मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना था। लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञानता फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिक बनाना, लड़ाई झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करने का बना दिया गया है। अब आप सोच रहे होगे कितना लंबा पढ़ोगे, मगर देखिए तो भगत सिंह की बाकी सब बातें लोग कहते हैं, देश के लिए कुर्बानी दी, बड़े वो थे, क्रांतिकारी थे, लेकिन उनकी जिन बातों से हम आज सीख सकते हैं वो कोई बताता नहीं है, उसके बारे में बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? अब आप खुद सोच लीजिए। ये बातें अगर बताने लगे तो लोग मीडिया के बारे में क्या धारणा बनाएंगे, नेताओं के बारे में क्या धारणा बनाएंगे? वो है सच्चाई। राम मनोहर लोहिया का कोई उदाहरण मैं नहीं पढ़ूंगा, बस सिर्फ बताना चाहता था। भगत सिंह के बारे में तो हम सब लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, राम मनोहर लोहिया के बारे में शायद हम जानते नहीं हैं। राम मनोहर लोहिया भी आज़ादी के आंदोलन में नेता थे देश में। 1942 में अरेस्ट हुए थे, लाहौर जेल में गए थे, टॉर्चर किया गया था। और उन्हें जब टॉर्चर किया गया उसके बारे में उन्होंने एक लेख लिखा है, अपने टॉर्चर के बारे में। ये नहीं कि हाय हाय मेरे साथ क्या हुआ, उसमें फिलॉसफी का लेख लिखा है कि कैसे उस एक टॉर्चर से मेरे को जिंदगी में डर खत्म हो गया और मेरा टाइम का नोशन बदल गया। एक फिलॉसफी कैसे लिखा उन्होंने अपने टॉर्चर, जेल में टॉर्चर के बारे में। वो राम मनोहर लोहिया बाद में भारत के समाजवाद के बहुत बड़े नेता बने। भारतीय समाजवादी पार्टी के सोशलिस्ट पार्टी, उसका आज वाली सोशलिस्ट पार्टी से कोई संबंध नहीं है, उस जमाने की 1950-55 में जो बनी थी सोशलिस्ट पार्टी, उससे। और लोहिया ने जिस वक्त नेहरू के खिलाफ बोलना इम्पॉसिबल था, उस वक्त लोहिया ने प्रिंसिपल तरीके से नेहरू का विरोध किया, कांग्रेस का विरोध किया, देश में अंग्रेजी की डोमिनेंस का विरोध किया और कास्ट सिस्टम, देश में ब्राह्मणिक डोमिनेंस जो थी उसका विरोध किया। इसके कारण लोहिया, बिल्कुल सब लोग डरे रहते थे लोहिया से, अरे ये आदमी तो पता नहीं क्या बोल देता है, देखो इंग्लिश के खिलाफ बोलता है, ये आदमी तो देखो नेहरू के खिलाफ बोल देता है। कोई पर्सनल खुंदक नहीं थी, पर्सनल बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन लोहिया को लगता था कि नहीं, कांग्रेस की डोमिनेंस से देश का नुकसान हो रहा है और जिससे देश का नुकसान हो रहा है उसके विरुद्ध राम मनोहर लोहिया बोलेंगे ही बोलेंगे। सो उन्होंने गैर कांग्रेस पार्टियों को इकट्ठा किया, देश में नई सोशलिस्ट पॉलिटिक्स चलाई। लेकिन जैसा भगत सिंह के बारे में मैं कह रहा हूं, उससे ज्यादा लोहिया के बारे में लागू होता है कि ये लोग सिर्फ राजनीति नहीं करते थे, सिर्फ इलेक्शन नहीं लड़ते थे, सिर्फ क्रांति नहीं करते थे, ये लोग लिखते थे, पढ़ते थे, सोचते थे। तो लोहिया की ये तमाम किताबें मेरे पास हैं। वैसे 9 वॉल्यूम के अंदर है लोहिया की रचनावली हिंदी में, आपको कभी देखनी हो तो देखिएगा। लोहिया की एक सबसे जो प्रसिद्ध किताब है वो ये है, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म।
ये पुरानी फटी हुई कॉपी मैंने बहुत प्यार से रखी हुई है, क्योंकि मुझे केशव राव यादव जी ने अपने हाथ से गिफ्ट की थी कभी। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म में वो लोहिया इस पे विचार करते हैं कि 20वीं शताब्दी में दुनिया को क्या हुआ और दुनिया कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में लिखते हैं। लेकिन सिर्फ इस पे नहीं, आइडियोलॉजी पे नहीं। लोहिया ने छोटी छोटी बहुत बुकलेट्स लिखी। ये देखिए बुकलेट है, मर्यादित, उन्मुक्त और असीमित व्यक्तित्व और रामायण मेला। लोहिया का एक ड्रीम था कि एक रामायण मेला ऑर्गेनाइज किया जाए जिसमें 100 तरह के रामायण का एक साथ पाठ किया जाए। राम, कृष्ण और शिव पे उन्होंने लिखा, उस तरह की चीजें नहीं लिखी जैसे आजकल राम का नाम लेके लोग लिखते हैं। कहा कि इनसे हम क्या सीख सकते हैं, किस चीज के प्रतीक हैं। द्रौपदी के बारे में एक किताब लिखी, ये कहते हुए कि भारत की नारी का आइडियल सावित्री नहीं होना चाहिए, द्रौपदी होना चाहिए, क्योंकि द्रौपदी बोल्ड है, द्रौपदी इंटेलिजेंट है, मीक नहीं है, सबमिसिव नहीं है। वो कहते हैं कि ये हमारे लिए आइडियल होना चाहिए। लोहिया ने शिल्प कला पे किताब लिखी, इंडियन स्कल्पचर पे एक छोटी सी बुकलेट लिखी कि स्कल्पचर हमें क्या समझाती है। अगर हम हिंदुस्तान की मूर्तियों को देखें तो उससे भारत के बारे में क्या पता लगता है। इकोनॉमी के बारे में लिखा, फिलॉसफी के बारे में लिखा, हिस्ट्री के बारे में लिखा। वो जमाना था जब हमारे नेता देश के वैचारिक नेता भी होते थे, सोचते थे। कहां चला गया वो जमाना, आप भी सोच रहे होंगे। भगत सिंह मूल चूल परिवर्तन की बात करते थे। तो रेवोल्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तख्ता पलट दिया, अंग्रेज भारत से चले गए, ये रेवोल्यूशन नहीं है। रेवोल्यूशन वो है जब निजाम बदले, जब ये आर्थिक सत्ता, जो पूंजीवादी सत्ता है, ये बदले, जब मर्दों का जो शिकंजा है पेट्रियार्की वो बदले, कुछ चंद जातियों का राज जिसको आजकल ब्राह्मणवाद कह दिया जाता है वो टूटे, जब पूरे दुनिया में साम्राज्यवाद खत्म हो। ये है वास्तव में भगत सिंह के सपनों का रेवोल्यूशन। इसके लिए कई प्रयोग हुए, देश में कम्युनिस्ट मूवमेंट ने किया, समाजवादी आंदोलन ने किया, उसके बाद जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी के समय में प्रयोग हुआ, बाद में और प्रयोग हुए, हाल ही में 4-5 साल पहले तक अन्ना आंदोलन के बाद भी प्रयोग हुए। इन प्रयोगों से हमें सबक लेने की जरूरत है। आपने सही इशारा किया, ये प्रयोग असफल हुए। ये प्रयोग असफल हुए इसलिए, खासतौर पे पिछले 20-25 साल के जो प्रयोग हैं, क्योंकि नंबर 1, ये किसी गहरे विचार से जुड़े हुए नहीं थे। आमतौर पे सत्ता पलट की नीयत से बने हुए प्रयोग हैं, चाहे वो 1977 जनता पार्टी का प्रयोग हो, इंदिरा गांधी हटाओ, इमरजेंसी हटाओ, चाहे वो आम आदमी पार्टी का प्रयोग हुआ, ये एक सीमित सत्ता परिवर्तन के प्रयोग हो गए। तो पहला सबक तो ये कि हमें केवल सत्ता परिवर्तन को क्रांति नहीं मानना है। दूसरा सबक ये कि बड़े विचार से जुड़ के प्रयोग होने चाहिए। इन तमाम प्रयोगों के पीछे कोई बड़ा विचार नहीं था, कोई बड़ा ब्लूप्रिंट नहीं था। जनता पार्टी के पास था, एक स्टेज के बाद आम आदमी पार्टी के पास कुछ नहीं था। बड़े विचार से बड़ी चीज बनती है। हमेशा बड़े विचार से बड़ी चीज नहीं बनती, लेकिन बड़े विचार के बिना कोई बड़ी चीज दुनिया में कभी नहीं बनती। तीसरा, ये तभी होते हैं दुनिया में बदलाव जब संगठन हो, जैसा भगत सिंह ने बनाया, डेडिकेटेड ऐसे लोगों का संगठन जो केवल अगला चुनाव जीतने, एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं आए हो, देश बदलने के इरादे से आए हो। और चौथा और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सबक यह है कि राजनीति को केवल एकांगिक तरीके से ना देखते हो, वन डायमेंशनल तरीके से राजनीति को ना देखें। राजनीति के 5 काम हैं, पांचों एक साथ करेंगे तो क्रांति होगी, दुनिया बदलेगी। पहला, चुनाव लड़ना, अच्छी पार्टी को जिताना, बुरी को हराना, अपनी पार्टी बनाना, चुनाव जीतने की कोशिश करना। दूसरा, संघर्ष, तो पहले को बोलता हूं सत्ता योग, दूसरा है संघर्ष योग, तीसरा है सहयोग, कंस्ट्रक्टिव वर्क, खुद जाके काम करना, जैसा इस वक्त देश में इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, उसमें मदद करना। चौथा, ज्ञान योग, नए ज्ञान का निर्माण करना। और 5वां, ध्यान योग, सोचना, अपने अंतर मन से रिश्ता बनाना। ये दिन कोरोना वायरस की वजह से वो दिन है जब हम सबको बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा। तो सुमित पाल भाई, बाहर हम जा नहीं सकते, हम सब थोड़ा अंदर जाएं, अंतर मन से जुड़ें, सोचें, विचार मजबूत करें,
अपने व्यक्तित्व को मजबूत करें, अपने चरित्र को मजबूत करें और देश निर्माण के लिए उस सपने को, जो भगत सिंह का सपना था, जो राम मनोहर लोहिया का सपना था, ऐसे भारत के निर्माण के लिए हम सब अपने आप को डेडिकेट करें। इस बातचीत को यहीं हम समाप्त करेंगे। फिर अपील करता हूं सरकार की तरफ से जो कुछ अनुरोध किए जा रहे हैं उन सब का पालन फिलहाल हम करें। कोरोना का वक्त है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, इस वक्त हम सबको अनुशासन बनाने की जरूरत है और देश में जो भी कोई और दिक्कत हो रही हो वो भी सामने लाने की जरूरत है ताकि पता लग सके। तो जहां से आपको साधारण लोगों की दिक्कतों के बारे में पता लग रहा हो जरूर बताइए, हम उसकी बात भी लोगों के सामने लेके आएंगे, बताएंगे कि जिंदगी चलती रहे उसके लिए भी हमें क्या कुछ करना है। आप सब साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।